In this lecture, we will be discussing about overviews of the functions के हम C++ में जो functions का इस्तेमाल है वो क्यों करते हैं basically. So moving on further, basically जब भी हम function की बात करते हैं तो imagine function as a block कि जहाँ पे उस फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है और उसका कोई ना कोई एक इनपुट होता है और बेस्ड ऑन दैट इनपुट आपका फंक्शन कोई ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर कोई आउटपुट देता है. So let's say for example if we consider कि f of x is a function or which is equal to basically to its output which is x divided by 2. So somewhere you will have an input section which will help you to get the output कि जहाँ पे आप इनपुट को यूज करते हुए कोई ना कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करके दे रहे होते हैं. तो बेसिकली जहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जहाँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, उसको एक यूनिट के अंदर लिख दें या एक ब्लॉक के अंदर जब हम लिख दें और उसको कोई ना कोई एक नाम दे दें तो उसे हम फिर प्रोग्राम में किसी भी वक्त कहीं पे भी कॉल करवा सकते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन रिक्वायरमेंट. मिसाल के तौर पे लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ अ कैलकुलेटर. कि कैलकुलेटर के अंदर वी हैव फोर बेसिक ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. So instead of like making every time के जी जब भी हमें ऐड करना है तो मैनुअली हम तो हर दफ़ा जो है वो वेरिएबल्स को x प्लस वाई या a प्लस बी करके लिखें. इंस्टेड ऑफ दैट हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका काम यह है कि वो दो वैल्यूज़ को एज एन इनपुट ले और एक आउटपुट ऐड करने के बाद जनरेट कर दे. सो उस फंक्शन का हमने एक नाम दे दिया ऐड. इसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई या जैसे और फंक्शंस हो सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख के उसको एक यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर इज that we will be discussing about कि किस तरीके से हम वैल्यू रिटर्न लेते हैं, किस तरह फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, उसको इन्वोक किया जाता है और कौन कौन हमारे पास ऐसे नॉन रिटर्निंग जो है वो फंक्शंस हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं. और उसके साथ साथ किस तरीके से पास बाय रेफरेंस से पास बाय वैल्यू के थ्रू हम फंक्शंस को वैल्यूज जो है वो पास ऑन कर सकते हैं. सो थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन की एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास एक कोई मेजर टास्क है जो कि हमें सॉल्व करना है या उसके लिए एक कोड जनरेट करना है. सो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग यानी हमने जो इनिशियली बात की थी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग की, तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक हायरार्की होती है कि मिसाल के तौर पर एक ऑफिस एनवायरनमेंट अगर मैं कंसिडर करूं कि सबसे ऊपर एक बॉस है विच इज वी कॉल के जी एक मेन फंक्शन है और उस बॉस ने अपने जितने भी टास्क हैं उनको मल्टीपल वर्कर्स को डेजिग्नेट कर दिया है कि ए वर्कर या बी वर्कर या सो ऑन जितने भी उसके वर्कर्स हैं वो मल्टीपल जो है वो टास्क परफॉर्म करेंगे. इसी तरीके से एक फंक्शन के मजीद सब फंक्शंस भी हो सकते हैं यानी वो अपने काम को भी मल्टीपल डायरेक्शंस में डाइवर्ट कर सकता है. So in this way we can say कि जी आपके पास मेन फंक्शन जो है वो बाकी तमाम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कर सकता है. So this is basically the definition or the explanation of the function in C++. So somewhere in C++ हमारे पास कुछ built-in functions भी मौजूद होते हैं जो कि ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं, सिर्फ हम उनको यूज कर सकते हैं और उन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है या उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन जो है वो C++ की लाइब्रेरीज में मौजूद होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट. मिसाल के तौर पे सेट विद हमने एक फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है हम इसको यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट सर्टेन विड्थ बिटवीन द कैरेक्टर्स. इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक दूसरा फंक्शन sqrt को यूज कर सकते हैं. सो बोथ of these functions are
बिल्ट इन फंक्शंस कि जिनकी जो डेफिनेशन है, इनका जो कोड है वो C++ की बिल्ट इन लाइब्रेरीज में मौजूद है। इसी तरीके से दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं जो कि यूजर खुद क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन यूजर खुद डिफाइन करता है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल है वो यूजर अपने हिसाब से करता है। या इसके जैसे दूसरे और मजीद फंक्शन जो यूजर खुद बना सकता है, दोज आर कॉल्ड प्रोग्राम डिफाइंड फंक्शन, जिस या यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि यूजर अपनी आसानी के लिए जो है वो क्रिएट करता है। बेसिकली जब हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो उससे एसोसिएटेड तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें जहन में रखना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, यूज़ करते हैं या उसे कॉल करते हैं, उसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि फंक्शन को डिक्लेयर किया जाए, यानी फंक्शन की डिक्लेरेशन। दूसरा उस फंक्शन की डेफिनेशन। और तीसरा उस फंक्शन की कॉलिंग। यानी जब भी मैंने फंक्शन बनाया, सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे हम जब कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, यूज़ कर रहा हूँ मैं ए वेरिएबल, तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है या कैरेक्टर है या कोई और। बिल्कुल इसी तरीके से हमें फंक्शन को डिक्लेयर करवाना बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी फर्स्ट स्टेप, कि जिसको हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। इस फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर हम इस फंक्शन का पूरा नाम लिखते हैं जिससे उसको कॉल करवाना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद, और डिक्लेयर करना जो ज़रूरी है वो इसलिए कि जब एक दफ़ा फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है, फिर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि उस फंक्शन के अंदर क्या-क्या स्टेटमेंट्स लिखनी है, किस तरीके से वो फंक्शन बनेगा, यानी उसकी बॉडी। और जब बॉडी बन गई और उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ है कि हमने फंक्शन डिक्लेयर इसलिए करवाया था या डिफाइन इसलिए करवाया था ताकि हम उसको कॉल कर सकें, उसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए हमारे पास तीसरा स्टेप कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। तो कंपाइलर को अगर आपने फंक्शन डिफाइन करवाया या कॉल करवाया तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसको डिक्लेयर कराएँ। अगर कोई अनडिक्लेयर्ड फंक्शन आप कॉल करवाते हैं, तो कंपाइलर उस केस में एरर जनरेट कर देगा कि ये ऐसा कोई फंक्शन आपने डिक्लेयर ही नहीं करवाया। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन की डेफिनेशन, कि जो-जो स्टेटमेंट्स आपने उस फंक्शन की बॉडी के अंदर रखनी है, यानी इस फंक्शन का असल में काम क्या है। फॉर एग्जांपल जो हमने इससे पहले एग्जांपल की थी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई का हम 4 डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेटर के नाम का। तो उस ऐड के फंक्शन के अंदर आपने ऐड करवाने के लिए क्या-क्या ऑपरेशंस, क्या-क्या लाइन्स लिखनी है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या-क्या लाइन्स लिखनी है। सी आउट की आपको कीवर्ड यूज़ करना है, आपको लूप लगाना है, इफ एल्स लगाना है, तो इस तमाम के तमाम फंक्शन की बॉडी या उसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा जाएगा। अगर आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, यानी उसकी कोई बॉडी नहीं बताई कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी उस फंक्शन की, और आप उसको कॉल करवाने की कोशिश करेंगे, तो कंपाइलर उस केस में भी एरर देगा कि आपने फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया, आपने कॉल भी करवाया, लेकिन आपने उसको डिफाइन तो करवाया ही नहीं, आपने बताया नहीं कि उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा। लास्ट हमारे पास पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फंक्शन आपने डिक्लेयर करवा दिया, आपने बता दिया, उसका नाम दे दिया, उसमें कौन-कौन से वेरिएबल्स की ज़रूरत है वो बता दिया। फिर आपने डिफाइन भी कर दिया, उसकी पूरी बॉडी डिफाइन कर दी, सारी डिटेल्स लिख दी स्टेटमेंट्स की। लास्ट चीज़ है कि आपने उसको कॉल करवाना है, कि आप उस फंक्शन को कॉल करवाएँगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, जहाँ पे भी आपको उसको इन्वोक करवाने की ज़रूरत है फंक्शन को, तो आप उसको इन्वोक करवा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मेन फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो यूज़र अपने हिसाब से करता है। लेकिन बाकी तमाम फंक्शन जो हम नॉर्मली बनाते हैं, हमने ऐड का फंक्शन बनाया, लेट्स से हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाया, जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक वो नहीं चलेगा। लेकिन सिर्फ मेन फंक्शन वो फंक्शन है कि आप जब भी प्रोग्राम चलाते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फंक्शन को इन्वोक कर देता है, यानी कॉल करवा देता है विदाउट इवन कॉलिंग द मेन फंक्शन। सो द नेक्स्ट डिस्कशन इज कि हमारे पास वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं।
यानी वॉइड फंक्शन से मुराद ये कि लेट्स से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम फंक्शंस कुछ ऐसे बनाते हैं कि जिसमें हम पहले उसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम पहले उसकी डेटा टाइप लिखते हैं। हर फंक्शन की एक डेटा टाइप होती है, रिटर्न डेटा टाइप, जो कि हम कह रहे हैं कि हर फंक्शन, जैसे हमने बात की, एक इनपुट लेता है, एक आउटपुट देता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ जो वॉइड लिखा है, दैट इज द रिटर्न टाइप। यानी ये फंक्शन आउटपुट पे क्या दे रहा है, ये फंक्शन आउटपुट पे यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करवा रहा है। इसी तरीके से फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं हमारे पास, उन इनपुट्स की लिस्ट यहाँ पे दी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करना है हमें वो फंक्शन जिसके कोई पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर, यानी कोई इनपुट रिक्वायर नहीं है उसको, तो उसको लिखने का या डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप वॉइड लिखेंगे, यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, फंक्शन का नाम लिखेंगे, और फिर क्योंकि विदाउट पैरामीटर है इसलिए आपने ये ब्रैकेट्स खाली छोड़। वेरएस जब फंक्शन विद पैरामीटर हैं, यानी फंक्शन को इनपुट की जो भी जरूरत है वो आपने ब्रैकेट में डिफाइन करना है, उस केस में हम यहाँ वॉइड लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे आउटपुट पे आपको कोई रिटर्न टाइप नहीं मिल रही, कोई आउटपुट पे वैल्यू नहीं चाहिए। फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट में आपने जो भी आइडेंटिफायर है या जो भी वेरिएबल है उसका नाम, यानी ए है, अगर बी है, सी है, जो भी नाम है उसके साथ उसकी डेटा टाइप लिखनी है, इंटीजर ए, इंटीजर बी, कैरेक्टर सी, जो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफायर है उसको उसके डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर करवाना है। सो ये तो हमारे पास होगी डिक्लेरेशन, जब हमारे पास कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है और जब कोई हमारे पास पैरामीटर मौजूद है। दूसरे केस में हमने बात की थी कि जब फंक्शन डिक्लेयर हो जाए फिर हम उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन से मुराद ये है कि आपने उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं, यानी उसकी बॉडी, जो कि ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, अब यहाँ हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि भी काम हमें इस फंक्शन से करवाना है। तो वहाँ आप सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सी एन, फॉर, वाइल, डू वाइल का, लूप का, इफ एल्स की स्टेटमेंट्स का, या कोई और ऑपरेशन जो आपने करवाना। इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि हमारे पास क्योंकि इसके कोई पैरामीटर नहीं थे इसलिए यहाँ पे भी ब्रैकेट खाली होगा। लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन विद पैरामीटर, यानी जिस फंक्शन को इनपुट पैरामीटर की जरूरत है, तो वहां पे हम इसकी डेटा टाइप और आइडेंटिफायर जिस तरह हमने डिक्लेरेशन में लिखा था यहाँ पे भी, और बाकी जो भी बॉडी इस फंक्शन की होगी वो इसकी डेफिनेशन के अंदर इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हम इस तरह यहाँ पे भी। फाइनली हमारे पास आता है कॉलिंग, यानी आपने फंक्शन डिक्लेयर करवा दिया, आपने डिफाइन करवा दिया, अब आपको उसको कॉल किस तरह करना है। कॉलिंग में जब आप विदाउट इनपुट पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां पे क्योंकि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो यहाँ पे आपने छोड़ दिया ब्लैंक, इसी तरीके से फंक्शन का नाम लिखा, और क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो ये ब्रैकेट खाली छोड़ दिए, यानी आपने फंक्शन को कॉल करवाया। whereas दूसरे केस में जब हम फंक्शन कॉल करवाते हैं तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आपको यहाँ आइडेंटिफायर जरूरी है देना, क्योंकि यहाँ इनपुट पैरामीटर यानी विद पैरामीटर आ रहा है, तो कोई ना कोई एक वैल्यू या इनपुट जो है उसको रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू कॉल दिस फंक्शन, जो कि यहाँ पे नहीं। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस। जब हमारे पास इनपुट पैरामीटर लिस्ट मौजूद है, यानी इनपुट मौजूद है फंक्शन के, और एक दूसरे केस में नहीं मौजूद, ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं जो एम्प्टी हैं, इट मींस कि हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे हमें पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। फर्दर मोर, हम यहाँ पे जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी कि हमारे पास आउटपुट की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं विदाउट पैरामीटर, यानी इसमें पैरामीटर्स, इनपुट पैरामीटर नहीं चाहिए, यहाँ पे इनपुट पैरामीटर चाहिए। अब यहाँ डिफरेंस क्या है पिछले वाले केस से, कि यहाँ आपने डेटा टाइप जो आउटपुट की है, रिटर्न डेटा टाइप, वो लिखी है, प्रीवियस केस में ये नहीं थी। यहाँ पे भी आपको डेटा टाइप लिखनी जरूरी है। तो ये हमारी डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। इसी तरह फंक्शन का जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में आपके पास विदाउट पैरामीटर में राउंड ब्रैकेट्स खाली होते हैं, जबकि यहाँ पे क्योंकि कोई रिटर्न डेटा टाइप है तो वो रिटर्न डेटा टाइप आपको लिखनी जरूरी हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे जब आप कॉल करेंगे तो रिटर्न डेटा टाइप लिखनी जरूरी है,
विद दैट, क्योंकि ये विद पैरामीटर है तो इनपुट जितने भी रिक्वायर्ड हैं इस फंक्शन को वो यहाँ पे। जब कॉलिंग ऑफ द फंक्शन की बात आती है तो हम यहाँ कहते हैं कि क्योंकि यहाँ इस फंक्शन के थ्रू हमें एक आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट की एक डेटा टाइप है। ऑब्वियसली लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि वी हैव अ फंक्शन जिसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया, इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ रखा add function. So this function is basically adding two different numbers. अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब दो डिफरेंट नंबर्स ऐड करने हैं so we may have different added numbers here. This is first number and this can be the second number. So we can say कि ये नंबर A है और ये नंबर B है। अब ये है इनपुट पैरामीटर लिस्ट, यानी अगर मैं ये फंक्शन बनाऊंगा तो ये ऐड के नाम का फंक्शन है और इस ऐड के फंक्शन में मैंने दो नंबर्स ऐड किए और एक आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा है जिसको मैंने कह दिया कि जो आउटपुट है C। अब जब इस फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूंगा या डिक्लेयर जहाँ पे हम करते हैं तो वहां हम लिखेंगे बेसिकली जो हमने बात की थी डेटा टाइप ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट साइड ये है यानी C, A और B कंसिडर करते हैं कि इंटीजर टाइप का, तो C इंटीजर टाइप होगा तो हमने आउटपुट की डेटा टाइप लिखी इंट। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे लेट्स से ऐड और फिर इनपुट पैरामीटर लिस्ट। अब यहाँ पे इनपुट कौन कौन से हैं, इंट A है कॉमा इंट B है। सो ये दोनों हमारे पास इनपुट आ गए। दीज आर द इनपुट एंड दीज आर द आउटपुट। ये हमारी होगी फंक्शन की डिक्लेरेशन जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया। अब मुझे अगर कॉल करवाना है कि मिसाल के तौर पे मैं इसको कॉल करवाता हूँ, मुझे यूज करवाना है तो मैं दो वैल्यूज पास करता हूँ। सो आई विल हैव टू पास टू डिफरेंट वैल्यूज 3,4,3। अब ये मैं कॉल करवा रहा हूँ, डिफाइन की बात नहीं कर रहा। सो ये जो 4 और 3 यहाँ से इनपुट जाएगा इस फंक्शन की डेफिनेशन के पास, तो एक आउटपुट भी आएगा जो सी में सेव करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा C इज इक्वल्स टू, ताकि ये जो C है वो आउटपुट साइड पे लिखा जाएगा जब मैं कॉल कर रहा हूँ। अब इस C की कोई ना कोई डेटा टाइप भी है तो हमने यहाँ पे इसको इंटीजर टाइप का रखना। तो इन दिस वे वी कैन सी कि जब हमारे पास डेटा टाइप मौजूद है तो आप यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे हमने C लिखा था यानी C इज इक्वल्स टू ऐड, और अगर पैरामीटर नहीं है तो यहाँ पे खाली रखेंगे और अगर पैरामीटर है तो वो पैरामीटर यहाँ पे हम डिफाइन या पास करवा देंगे। So after discussing this, let's say for example now we will recall some of the concepts जो हमने पहले डिस्कस किए थे। कि हमने जब आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि आइडेंटिफायर हमें किसी भी वेरिएबल का नाम, किसी कांस्टेंट का नाम या फंक्शन का नाम भी हमने कहा था कि आइडेंटिफायर कहलाता है। तो जिस तरह हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं उस तरह एक फंक्शन का नाम भी जो है वो आइडेंटिफायर ही कहलाता है। और इसी की तरह जो हमने इससे पहले डिस्कशन में हमने बात की कि हमारे पास हमेशा हर एक फंक्शन पे इनपुट और आउटपुट होते हैं। अगर आउटपुट हम यूज़ नहीं करते तो वहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं। इसका मतलब है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अदरवाइज हमारे पास जो डेटा इनपुट पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, यानी वो राउंड ब्रैकेट्स में हम फंक्शन डिक्लेयर करने के टाइम पे लिखते थे, तो उसकी भी एक डेटा टाइप होती है वहाँ पे, जो कि हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स पढ़ी थी। उनमें से कोई भी डेटा टाइप्स जो है वो इनपुट या आउटपुट की फंक्शन की हो सकती है। जो इम्पोर्टेंट रूल्स हमें यहाँ पे सामने रखने हैं बिफोर वी नेम दी फंक्शन। जब भी हम किसी फंक्शन का नाम रखेंगे तो हमने हमेशा जो पहला कैरेक्टर है उसका वो अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है, या फिर वो अंडरस्कोर साइन से भी स्टार्ट हो सकता है। इसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स के अलावा डिजिट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव द नेम टू द फंक्शन, लेकिन हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन का नाम। और इम्पोर्टेंट चीज़ जिस तरह हम आइडेंटिफायर में बात करते हैं कि
क्योंकि सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसके लिए फंक्शन का भी जो नाम है उसमें हमें बहुत इस चीज को सामने रखना है कि जो कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस है यानी लैंग्वेज के अंदर, वो नाम को डिफरेंट कर देता है। सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि 3 बेसिक चीजें हैं जब भी हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन देना जरूरी है, और तीसरी चीज जब आपने उसे डिक्लेयर कर दिया और उसको डिफाइन कर दिया तो उसको कॉल करवाना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जब भी कॉल करते हैं फंक्शन को तो वो हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। सो नाउ लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास ये एक ग्रीटिंग्स के नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और उसकी डिक्लेरेशन करवाई कि जिसको इनपुट पैरामीटर्स कोई नहीं रिक्वायर्ड, इसलिए राउंड ब्रैकेट एम्प्टी है हमारे पास, और कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिख दिया। कंपाइलर जो है सबसे पहले मेन फंक्शन में आएगा और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने ये ग्रेटिंग्स का फंक्शन जो है इसको कॉल किया है। क्योंकि इसको कोई इनपुट पैरामीटर की जरूरत नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा। सबसे पहले फिर यहाँ पे कंपाइलर जब इन मेन फंक्शन के अंदर आया तो ग्रेटिंग्स का फंक्शन जब कॉल हुआ है तो उस वक्त कंपाइलर जो है वो इसकी डिक्लेरेशन ढूंढेगा। क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है फंक्शन तो कंपाइलर कॉल के टाइम पे अब इसकी डेफिनेशन ढूंढेगा कि ये फंक्शन डिफाइन कहाँ पे हुआ है। अब इस फंक्शन को हमने मेन फंक्शन के बाहर डिफाइन करना है। इस तरह यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं बल्कि ब्रैकेट के बाहर डिफाइन किया इस फंक्शन को, और इस फंक्शन की क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है इसलिए हमने वॉइड लिखा और फिर गेटिंग और फिर ब्रैकेट्स लगा दी, राउंड ब्रैकेट्स, और उसमें हमने इसको एम्प्टी रखा है क्योंकि इसको कोई इनपुट पैरामीटर की जरूरत नहीं है। फिर हमने इस डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन जो कि कर्ली ब्रैकेट से इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ से रिटर्न करवाया। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर मेन को जब एग्जीक्यूट करेगा ग्रेटिंग जैसी कॉल होगा कंपाइलर जो है वो उसकी डेफिनेशन ढूंढेगा और डेफिनेशन फिर यहाँ पे जंप कर जाएगा। जब यहाँ जंप करेगा उसके बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और क्योंकि यहाँ हमने रिटर्न लिखा है तो ये वापस मेन फंक्शन में जहाँ पे इसने एग्जीक्यूशन रोकी थी ये वापस यहाँ आएगा और फिर यहाँ प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो इन दिस वे व्हेन वी विल बी रनिंग दिस कोड हमें आउटपुट पे यहाँ पे स्क्रीन पे ये मैसेज नजर आएगा जो कि हमने फंक्शन में प्रिंट करवाया है। आफ्टर डिस्कसिंग दिस हमने ये इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि लेट्स से इफ वी हैव टू ऐड 2 डिफरेंट नंबर्स तो हमें वहाँ पे एक इनपुट देना है, फिर उसके बाद उस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होगी विच इज बेसिकली द एडिशन ऑफ द नंबर्स, और ताकि हम असाइन करें वैल्यूज डिफरेंट वेरिएबल्स को, ये जो 5 और 10 हमने इनपुट पे दिया है, और फिर उसके बाद उसको ऐड करके हम एक जो है वो सम का एक वेरिएबल है उसमें जो है वो आउटपुट स्टोर करवाएं। सो बेसिकली इन दिस वे वी से कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया था num1 num2, वो नंबर्स हैं 5 और 10, और सम जो है वो आउटपुट है 15 जो कि हमने इस वेरिएबल में सेव करवाना है। इस पर जो प्रोसेसिंग साइड है उसमें हमने num1 को 5 वैल्यू असाइन की और num2 को 10 वैल्यू असाइन की, और तीसरे स्टेप में हमने यहाँ पे इसका सम जो है वो निकाला था। सो अगर हम इसी एग्जांपल को प्रोग्राम की फॉर्म में हमने देखा था और आईपीओ चार्ट में कि किस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स मौजूद है, नंबर ऑफ आउटपुट मौजूद है, और प्रोसेसिंग में हमारे पास क्या स्टेप्स कैरी आउट होते हैं। तो टेकिंग द सेम एग्जांपल हमने इसका कोड जो है वो कुछ इस तरह से बनाया था कि हमने यहाँ पे num1 की वैल्यू 5 असाइन की, num2 की वैल्यू 10 और सम की इनिशियल वैल्यू 0 रखी। उसके बाद हमने सम जो है वो किया जिसमें हम num1 प्लस num2 करवाएंगे, और इस सी आउट मैसेज प्रिंट करवाने के बाद हमने num1 की वैल्यू जो है वो यूजिंग द फंक्शन सेटविड्थ जो है जो कि स्पेस हमें देता है आउटपुट पे, हमने इस सम की जो वैल्यू है वो आउटपुट पे स्टोर करवाई। तो इन दिस वे वी सी के जी ये जो सेटविड्थ है ये बेसिकली एक यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं बल्कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, हमने कहा था इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है या विद पैरामीटर है। यहाँ हम एक फंक्शन अब डिस्कस करते हैं, यही एडिशन का जो काम है जो बगैर फंक्शन के हमने इससे पहले देखा था कि जिसका आउटपुट किया आपको नजर आ रहा होगा
कि जहां हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाया, उसका सम लिया और फाइनली हमने सी आउट की मदद से उसको इस तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। यही काम हम फंक्शंस की मदद से भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने फंक्शंस बनाने के टाइम तीन डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी कि फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है, उसको जो है वो डिफाइन करना जरूरी है और उसकी कॉलिंग जरूरी है। और हमने कहा था कि ये जो कॉलिंग है ये बेसिकली मेन फंक्शन के अंदर कॉल होता है फंक्शन हमेशा। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप जो फंक्शन डिक्लेयर किया और फिर हमने मेन फंक्शन बनाया। अब मेन फंक्शन में हम वन बाय वन इसको देखेंगे कि हमेशा फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद मेन फंक्शन में जब कॉल होगी तो कॉल के बाद फिर हम डेफिनेशन जो है वो उस पर जंप करेगा कंपाइलर। तो कंपाइलर ने पहली लाइन जो है वो उसकी डिक्लेरेशन पढ़ ली, इसको पता चल गया कि एडिशन के नाम का एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है जिसकी कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट खाली है और जो एक रिटर्न टाइप है यानी वो कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है वो फंक्शन, तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो आउटपुट पे देगा। इसी तरीके से फिर हमने जब मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ पे एंड की, इसके अंदर हमने एक रिजल्ट के नाम का एक वेरिएबल इंटीजर जो है इनिशियलाइज कराया जिसकी वैल्यू 0 दे दी। और हमने ये कहा कि यहाँ पे अब हमने इस लाइन में फंक्शन को कॉल करवाया है। तो फंक्शन कॉल कराने में क्योंकि हमारे पास यहाँ इनपुट पैरामीटर्स नहीं है तो हमने ये ब्रैकेट खाली छोड़ा है और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये फंक्शन कॉल हुआ है तो कंपाइलर जो है वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में नहीं बल्कि जंप कर जाएगा इसकी डेफिनेशन पे, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है। जब भी फंक्शन कॉल होगा वो उसकी डेफिनेशन पे जंप करेगा। तो यहाँ से वो उठ के फ्रॉम दिस लाइन लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपाइलर जो है वो उठ के इस लाइन से यहाँ जंप कर जाएगा जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है। इस कॉलिंग के डेफिनेशन के अंदर इसने सबसे पहले दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए इन num1 और num2 यानी 5 और 10 और सम 0। अब ये सारा का सारा वही काम है जो हमने बगैर फंक्शन के भी किया था। तो यहाँ कोई ऐसा ऐसा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये कि हमने इस सारे सारे मैसेज को एक फंक्शन के अंदर रख दिया है ताकि हमारा मेन फंक्शन थोड़ा सा आसान हमें लगे और वहां में ज्यादा चीजें नहीं डिफाइन करनी। उसके बाद हमने सम निकाला विच इज num1 प्लस num2 और फिर हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये सेट विथ की मदद से हमने ये इक्वल्स के साइन प्रिंट करवाए और फिर हमने इस फाइनली सम की वैल्यू को प्रिंट करवाया। अब यहाँ पे ये जो सम का वेरिएबल है ये बेसिकली यहाँ से रिटर्न जाएगा, वापस जाएगा। यानी जब आपने फंक्शन कॉल किया था डेफिनेशन पे आया, अब डेफिनेशन से जब वापस इसको मेन फंक्शन में जाना तो यहाँ से अपने साथ ये रिटर्न लेके जा रहा है सम, और अब वो आ जाएगा इस लाइन में दोबारा। जब ये इस लाइन में दोबारा आया कि जो भी वैल्यू रिटर्न होके आई है वो सम की वैल्यू है। सम जो है वो हमने यहाँ पे इंटीजर उसको इनिशियलाइज किया था और यहाँ पे जिसको हम सम कह रहे हैं वो यहाँ पे हमने रिजल्ट कह दिया था उसको। यानी सम और रिजल्ट वेरिएबल में दो मेमोरी स्पेस हैं, यानी यहाँ पे आप इसको सम कह रहे हैं, यहाँ पे आप इसको रिजल्ट कह रहे हैं। तो सम में जो वैल्यू स्टोर हुई है यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज योर सम एंड दिस इज योर रिजल्ट। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 15 सेव हुआ, तो जब ये बाहर आ रहा है तो ये वैल्यू जो लेकर आ रहा है ये रिजल्ट में इसने सेव कर दी, तो यहाँ पे भी आपके पास 15 नजर आएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है सम की वो यहाँ रिजल्ट में सेव हो जाएगी और उसके बाद आपने ये मैसेज प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से हम एक फंक्शन के थ्रू वही काम कर सकते हैं जो हम विदाउट फंक्शन करते हैं। लिटिल बिट हमारा जो काम है वो थोड़ा सा हो जाता है कि फंक्शन के अंदर लिखने से इसमें ट्रबल शूट करना और उसको आइडेंटिफाई करना, कंसिडरिंग कि अगर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल द कोड लाइक दिस। सो नाउ नाउ हियर वी विल सी द सेम कोड। हमारे पास पिछला ही कोड है जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पे बस दो तीन चीजें हम दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लें कि हमारे पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है, यानी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है। यहाँ पे जो हमने डिस्कशन की थी पहले कि अगर वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल रिटर्न होता है उसकी डेटा टाइप यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में इंट लिखा है। और कॉलिंग के टाइम पे क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है तो इक्वल्स टू से पहले आपने एक वेरिएबल को यहाँ पे जरूर लिखना है। अगर ये वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन नहीं होता तो यहाँ हम वॉइड लिखते और यहाँ पे भी वॉइड लिखते और यहाँ पे डायरेक्टली ये जो सेक्शन है ये रिमूव हो जाता है और सिर्फ एडिशन और ब्रैकेट लिखे हुए आ जाता है। तो इन दिस वे वी कैन सी कि जी किस तरीके से हमारे पास वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन नहीं है, ये सॉरी वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है विच इज रिटर्निंग इन द फॉर्म ऑफ इंट। अच्छा जी, इसकी तरह हमने यहाँ क्योंकि ये जब वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की जब कॉल आई थी
मेन के अंदर यहाँ पे इस लाइन, तो ये इधर जंप कर गया था इसकी डेफिनेशन में, और इसकी डेफिनेशन में इसने ये सम बेसिकली कैलकुलेट किया और इस सम को अपने साथ रिटर्न लेके गया बाहर मेन फंक्शन के अंदर दोबारा, और यहाँ आके उसने कहा कि ये रिजल्ट में सेव हो जाए, यानी सम की जो वैल्यू 15 थी, यानी रिजल्ट में हमने पहले यहाँ पे 0 सेव करवा दिया था, यानी रिजल्ट में 0 था, और यहाँ सम में इनिशियली 0 था, लेकिन जब ये सम कैलकुलेट होकर रिटर्न हुआ तो यहाँ 15 हो गई सम की वैल्यू, और ये सम की वैल्यू जो है बाहर जाके सेव हो गई है रिजल्ट के अंदर, तो जो 0 था रिजल्ट में वो अब 15 हो गया ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन। और जैसे हमने कहा कि यहाँ इस प्रोग्राम या इस फंक्शन के अंदर जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, हमें कोई पैरामीटर इनपुट का हमने यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है वो खाली है, यानी यहाँ पे मेन फंक्शन से वो कोई भी इनपुट वैल्यू अपने साथ नहीं ले जा रहा, इसलिए ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये एम्प्टी नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ऐड की, हमने एक प्रोग्राम बनाया था, यहाँ पे ऐड के अलावा हमने 4 डिफरेंट और फंक्शन बनाने, ऐड, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का, और यूजर से हम इनपुट लेंगे कि वो एडिशन करवाना चाहता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और उसी हिसाब से फिर हम ये ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो whenever we say कि जी हमने प्लस कराना है माइनस कराना है, तो उसके लिए हमने रिटर्निंग वेरिएबल इंटीजर रखना है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर आ सकते हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे उनको फ्लोट कंसिडर किया। सो ये था वो नॉर्मल प्रोग्राम जब हम फंक्शन के बगैर इसको तमाम के तमाम प्रोग्राम को रन करते हैं, कि आपने पहले एक नंबर 5 फिर नंबर 2 यानी 5 और 10 आपने यहाँ पे इनपुट कर दी वैल्यूज, उसके बाद आपने एक रिजल्ट को फ्लोट कहा और कैरेक्टर ऑप्शन रखा, ताकि यूजर जो है वो अपना कैरेक्टर इनपुट डाले ऑप्शन के तौर पे, और फिर आप चेक करें कि अगर ये मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई करे नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यूज यानी 5 और 10 को, अगर वो डिवाइड या माइनस का साइन डाल रही है तो वो सब्ट्रैक्ट करे, इसी तरह डिवाइड का साइन डाल रही है तो वो डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद रिजल्ट की जो वैल्यू है वो क्योंकि फ्लोट है तो ये फ्लोट में सेव होंगे तमाम के तमाम वैल्यू। नाउ अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये तमाम काम फंक्शन से करवाएं, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शंस हैं उनको हमारे पास, जिस तरह हमने एडिशन का एक फंक्शन बनाया, अब हमें यहाँ पे 4 फंक्शंस बनाने हैं, यानी 4 फंक्शंस की डिक्लेरेशन हो। पहला फंक्शन यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है बेसिकली एडिशन के नाम का, जिसके 2 इनपुट पैरामीटर हैं, यानी इन फंक्शन को अब यहाँ पे 2 इनपुट्स की जरूरत है, एक num1 और num2, क्योंकि हमने मेन फंक्शन में यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, और रिटर्न जो आ रहा है वहां से इंट की फॉर्म में, क्योंकि 2 नंबर्स को ऐड करके आपके पास इंटीजर नंबर आ रहा है। इसी तरह डिक्लेयर होगा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का, जिसको भी 2 इनपुट चाहिए, डिवीजन को भी 2 इनपुट चाहिए और मल्टीप्लिकेशन को भी 2 इनपुट चाहिए, जबकि इनकी रिटर्न टाइप है फ्लोट। अब जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, जिस तरह हम फंक्शन ऐड का डिफाइन किया था जिसके कोई पैरामीटर नहीं थे, अब क्योंकि हम एडिशन का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसके 2 पैरामीटर्स मौजूद हैं, यहाँ इंट num1 और num2 लिखा गया, और इसके साथ साथ इसका जो रिटर्निंग वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप इंट है, तो वो हमने यहाँ लिख दी, और फिर हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया कि सम ऑफ 2 नंबर्स, नेक्स्ट लाइन पे गए, और फिर num1 यानी num1 की जो वैल्यू है विच इज लेट्स से 5, प्लस का साइन प्रिंट करवाया, और num2 जिसकी वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट करवाया, और फिर इक्वल टू का साइन प्रिंट करवाया, और फिर यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे सम में इसको ऐड करके फिर सम को रिटर्न कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया, लेकिन जब हम रिटर्न num1 प्लस num2 कर रहे हैं तो ये इन दोनों का सम लेके वापस भेज रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल सम हमने उसको अवॉइड किया और हमने अपनी मेमोरी बचा ली है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये रिटर्न होके जहाँ पे भी कॉल होगी वहां चला जाएगा। तो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 3 स्टेप डिस्कस किए थे, दिस वन स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में फंक्शन को डिक्लेयर करना, स्टेप 2 में फंक्शन को डिफाइन करना, स्टेप 3 में फंक्शन को कॉल करना। जो हमने डिक्लेरेशन की और डेफिनेशन वो हमने डिस्कस की पिछली स्लाइड में, कि डेफिनेशन डिक्लेरेशन पहले होगी इस तरीके से, फिर डेफिनेशन आएगी इस तरीके से, और जो कॉलिंग होगी वो इस तरह से कि मेन फंक्शन के अंदर हम यूजर से अगर चेक करेंगे कि ऑप्शन जो कि कैरेक्टर रखा था हमने, अगर वो प्लस है तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू एडिशन नंबर, यानी अब आपने कॉल किया है एडिशन का फंक्शन, यानी कंपाइलर अगर तो ये कंडीशन ट्रू है इसकी तो वो एडिशन का ये फंक्शन चलाएगा
इसका मतलब है यहाँ कॉल हुआ है तो ये जंप कर जाएगा इसकी डेफिनेशन पे, अपने साथ वो लेके जा रहा है num1 और num2 विच इज अगेन हेयर इंटीजर num1 और num2 दोनों को ऐड करके रिटर्न लिया, और रिटर्न जो है वो आके रिजल्ट में सेव हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट उसमें यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से हमने एडिशन का फंक्शन डिफाइन किया, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन किया और डिवीजन का डिफाइन किया। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास ये है कि यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, और जो इनकी डेटा टाइप है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑब्वियसली आपके पास आउटपुट पे इंटीजर नंबर्स ही आते हैं, तो हमने यहाँ इंटीजर रखी है। डिवाइड मल्टीप्लाई में हमने फ्लोट रखा है ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू आए चाहे वो डेसिमल हो या ना हो वो फ्लोट में जाके सेव हो जाए। सो नाउ हियर वी कैन सी द कोड। यहाँ हमने पहले चारों के चारों फंक्शंस को एक साथ डिक्लेयर करवा दिया। डिक्लेरेशन में हमने बता दिया उसकी डेटा टाइप, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं दो num1 num2, इसको भी num1 num2 डिपेंडिंग के कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और उनकी रिटर्निंग डेटा टाइप। इसी तरह हमने यहाँ पे इन फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है। डेफिनेशन जरूरी नहीं है मेन के बाद हो, आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने फंक्शन एडिशन को डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को। अब हम मेन के फंक्शन में आ जाते हैं और फिर जब वहां पे कॉल होगी जो भी उसके हिसाब से हम यहाँ पे जंप करते रहे। तो मेन में हमने क्या किया, num1 को 10, num2 को 5, दो इंटीजर्स इनिशियलाइज किए, एक फ्लोट नंबर 0 इनिशियलाइज किया और एक कैरेक्टर जिसको हमने ऑप्शन का नाम दिया। अब सी आउट हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि यूजर के लिए एंटर अ कैरेक्टर प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई का साइन, और इनपुट लिया यूजर से ऑप्शन जो कि एक कैरेक्टर है। यूजर ने अगर इफ ऑप्शन जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है तो इफ की इस बॉडी के अंदर हमने कॉल करवाया मल्टीप्लिकेशन का ये फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन के इस फंक्शन को हमने बात की थी कि दो इनपुट वेरिएबल की जरूरत है, तो हमने ब्रैकेट में वो दो इनपुट लिख दिया num1 और num2 जो अपने साथ वो ये लेके जाएगा कॉल के साथ डेफिनेशन पे। तो इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन कॉल हो गया तो यहाँ से कंपाइलर अब जंप करेगा इस फंक्शन की डेफिनेशन पे विच इज हियर। अब यहाँ आप इसको num1 कह रहे हैं जो कि 10 है और num2 यहाँ पे विच इज 5। अब इस फंक्शन में यहाँ पे हमने ये मैसेज प्रिंट करवाया और उसके बाद हमने सी आउट num1 यानी हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे 10, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर num2 की वैल्यू विच इज 5, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर हमने रिटर्न करवाया यहाँ से num1 मल्टीप्लाई बाय num2 यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 का जो भी रिजल्ट आ रहा है। अब ये अपने साथ जो वैल्यू लेके जा रहा है हमने इसको फ्लोट डेटा टाइप में रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी वो वापस जब इस फंक्शन को एंड करके यहाँ वापस आएगा इस लाइन में तो उसने वो जो num1 मल्टीप्लाई बाय num2 रिटर्न होकर आया था उसने उसको रिजल्ट में सेव कर दिया, और रिजल्ट की डेटा टाइप भी फ्लोट है और यहाँ पे भी ये रिटर्निंग डेटा टाइप भी फ्लोट हमने मेंशन कर दी। इसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन की ऑप्शन अगर चेक होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर ने देखा कि एल्स इफ अगर ऑप्शन माइनस की एंटर की है आपने कैरेक्टर तो वो माइनस का फंक्शन लगा के इधर जंप करवा देगा। अगर आपने डिवीजन का रखा है तो डिवीजन का ये वाला फंक्शन चला देगा, अगर एडिशन रखा है तो एडिशन में ये वाला फंक्शन चलाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि हमारे इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसमें हमारी डेटा टाइप रिटर्निंग डेटा टाइप भी हो सकती है और हम किस तरीके से उसको फंक्शन के अंदर रहते हुए कॉल करवा सकते हैं। So now after discussing this we will be discussing that how to use these user defined functions. Basically इस कोड में हमने यहाँ पे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो जो दो नंबर्स हैं वो बेसिकली हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया मल्टीप्लाई के नाम का, और यहाँ पे ये जो है इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, यानी जो आउटपुट आएगा इस फंक्शन का वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और जो इनपुट पैरामीटर है या इनपुट पैरामीटर लिस्ट कह लें वहाँ दो वैल्यूज एज इनपुट जाएंगी num1 एंड num2, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो इंटीजर टाइप की हैं। अब हम मेन फंक्शन में देखेंगे, मेन फंक्शन में हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए, एक का नाम हमने रखा मल्टीप्लायर और दूसरे का नाम हमने रखा मल्टीप्लिकेंट, और फिर हमने मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट पे एंटर टू इंटीजर्स, यानी अब हम यूजर से मैसेज प्रिंट करवा के दो इनपुट वैल्यूज लेंगे, एक वैल्यू मल्टीप्लायर इंटीजर की होगी और दूसरी मल्टीप्लिकेंट की होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी इन
को यूज करते हुए दो वैल्यूज जो हैं वो इनपुट ली हैं। तो जब तक हम ये दो वैल्यूज नहीं इनपुट करेंगे आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगी। उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया है जिसको हमने यहाँ डिक्लेयर किया था। मल्टीप्लाई का जो फंक्शन हमने बनाया था हमने उसको कॉल किया है बेसिकली, यानी ये डिक्लेरेशन थी, अब ये कॉल है। तो हमने यहाँ इक्वल्स टू इंटीजर प्रोडक्ट इस साइड इसलिए लिखा है कि इसकी एक इंटीजर वैल्यू है जो कि रिटर्न होके आएगी फंक्शन से। जब रिटर्न होके आएगी इसका मतलब है हमें एक वेरिएबल की जरूरत है जिसके अंदर हम उस रिटर्न वेरिएबल को या रिटर्न वैल्यू को सेव करेंगे। आप तो हमने ये फंक्शन कॉल किया जिसका नाम हमने लिखा मल्टीप्लाई, और फिर हमने दो इनपुट वेरिएबल्स जिसको हमने मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट जो कि यूजर से इनपुट लिए थे उसको एज ए इनपुट आर्गुमेंट यहाँ ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। नाउ इन दिस केस अब हमारे पास हमने डिस्कस किया था जब भी कॉल होती है फंक्शन की तो इस लाइन पे आके कंपाइलर आगे एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, बल्कि इस लाइन से कंपाइलर इस फंक्शन की जो भी कॉल है या सॉरी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा विच इज आउटसाइड दिस मेन फंक्शन। और यहाँ पे जब ये दोनों वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए मल्टीप्लायर यानी मेमोरी में, लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कंसिडर कि ये हमारे पास पहला वेरिएबल है जिसको हम मल्टीप्लायर कह रहे हैं, ठीक है जी, और ये दूसरा वेरिएबल है मेमोरी में जिसको हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, ये मैं कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जो है वो यहाँ मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। दिस इज मल्टीप्लायर एंड दिस इज मल्टीप्लिकेंट। अब यहाँ जो भी वैल्यू हम इनपुट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट करता है यहाँ पे 5 और यहाँ पे वैल्यू इनपुट करता है 22। तो मेमोरी में एक लोकेशन पे जाके ये 5 और 22 सेव हो गया। मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू या मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू 22 है। जब कॉल होगी तो कंपाइलर यहाँ पे कॉल में उसने अपनी रिटर्न टाइप लिखता है और डेफिनेशन के अंदर रिटर्न टाइप अपना फंक्शन का नाम, और उसके बाद उसने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए num1 और num2। नाउ वी हैव टू बी केयरफुल कि ये जो num1 और num2 है ये मेमोरी में कोई और लोकेशन है बेसिकली, ये वो सेम लोकेशन नहीं है जो मल्टीप्लिकेंट या मल्टीप्लायर के लिए हमने वैल्यू सेव की है। ये दो अलग वैल्यूज है। तो यहाँ जो पहली वैल्यूज थी मल्टीप्लायर वो वैल्यू जो है मूव होके इस नंबर में चली जाएगी, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेंट यानी जो सेकंड वैल्यू है वो num2 में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 22 आ जाएगा। सो इन दिस वे हमारे पास num1 और num2 और मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों सारी की सारी अलग अलग स्टोरेज लोकेशन। यहाँ हमने सिर्फ वैल्यू को मूव करवाया जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे फंक्शन के केस में, पास बाय वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमने num1 और num2 कहा यानी 5 की वैल्यू को और 22 की वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसको हमने यहाँ से रिटर्न करवा दिया, यानी वापस यहाँ से चला जाएगा ये आंसर जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर है, और वो आंसर जाके इस लाइन पे प्रोडक्ट में जाके सेव हो जाएगा। यानी num1 और num2 का जो आंसर है वो बाहर मेन फंक्शन में प्रोडक्ट में आके सेव हो जाएगा बेसिकली हमारे लिए। सो इन दिस वे अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसकी पूरी डेफिनेशन चल गई है। तो यहाँ हमने मैसेज प्रिंट करवाया प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास आएगा पहले तो एंटर 2 इंटीजर्स जो हमने यहाँ पे एंटर करवाए थे, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, फिर हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू प्रिंट करवाई। मल्टीप्लायर की वैल्यू लेट्स से इनपुट यूजर ने की थी 17, तो यहाँ 17 प्रिंट होगा। और उसके बाद हमने एंड का साइन प्रिंट करवाया तो एंड का साइन ये प्रिंट होगा। और फिर हमने मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू प्रिंट करवाई तो मल्टीप्लिकेंट की वैल्यू यूजर ने 21 डाली तो वही आ गई। तो बाद हमने इज यहाँ पे लिखवाया, इज के बाद अब हमने प्रोडक्ट की वैल्यू लिखवाई जो कि यहाँ से यूजर को मिलेगी विच इज 357 इन दिस केस। इन दिस वे वी अंडरस्टैंड कि जी किस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है और किस तरीके से ये फंक्शन जो है वो हम रिटर्न टाइप के साथ साथ इनपुट पैरामीटर लिस्ट या इनपुट पैरामीटर्स भी यहाँ पास कर सकते हैं। सो नाउ वी ट्राई टू सी कि जी किस तरीके से ये कोड हमारे पास रन होगा।
So let's say for example this is the code जो हमने इससे पहले देखा था, and now we try to run this code. After the execution of this code we can see कि जी हमारे पास जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो बेसिकली पहले वो दो इंटीजर्स मांग रहा है. सो लेट्स से आई एम गिविंग द वैल्यूज 5 और दूसरी वैल्यू भी दूंगा विच इज 10. तो वहां पे इसने लिखा प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 10 इज 50. तो इन दिस वे वी कैन सी के किस तरीके से हम जो फंक्शन है उसको यूज करते हुए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है और उसमें एक रिटर्न टाइप देके और उसमें इनपुट पैरामीटर लिस्ट के एलिमेंट देके एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं. नाउ विल सी कि नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन एक प्रोग्राम में या मेन फंक्शन के अंदर एक ही बार यूज़ किया जाए. तो एक से ज़्यादा दफ़ा भी यूज़ किया जा सकता है. देयर इज़ नो सच थिंग कि हम उसको एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में अगर हम देखें, हमने डिक्लेयर किया एक फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, तो हमने यहाँ वॉइड लिखा, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया print1 और वो एक इंटीजर x की वैल्यू इनपुट के तौर पे ले. अब मेन के अंदर हमने क्या किया, हमने पहली कॉल यानी इस फंक्शन को जो पहली दफा कॉल किया जाएगा उससे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे इंट a यानी एक वेरिएबल असाइन किया इंटीजर और उसको 5 वैल्यू दे दी और ये फंक्शन कॉल करवा. अब यहाँ इस एग्जांपल में और पिछली एग्जांपल में फ़र्क ये है कि पिछली एग्जांपल में हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू थी जो रिटर्न होकर आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लिख के यहाँ पे हमने इंट प्रोडक्ट लिखा था. लेकिन यहाँ हमारे पास क्योंकि वॉइड था यानी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई रिटर्न वैल्यू वहां से नहीं आ रही है हमारे पास. सिर्फ हमारे पास इनपुट पैरामीटर है a जो कि हमने पास करवाया. तो जब यहाँ पे हमने कॉल किया फंक्शन को, तो कॉल का मतलब ये है कि अभी अपनी डेफिनेशन पे जंप कर जाएगा इस लाइन से. तो डेफिनेशन उसकी है यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर. मेन फंक्शन के बाहर हमने जो डेफिनेशन देने का तरीका हमने वॉइड लिखा, फंक्शन का नाम इंट x. अब यहाँ मैंने इसको a कहा है, यहाँ मैं इसको x कह रहा हूँ, यानी यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही है वो a के अंदर मैंने यहाँ पे a वेरिएबल के अंदर मैंने 5 की वैल्यू स्टोर करवाई. लेकिन जब ये कॉल होगा फंक्शन तो मेमोरी में एक और जगह कहीं मेरे पास x एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा और वो जो 5 है वो कॉपी होके पास बाय वैल्यू के थ्रू जो है वो इस x में चला जाएगा. यहाँ पे फिर मैंने x को सी आउट करवाया यानी प्रिंट करवाया स्क्रीन पे, तो मुझे x की वैल्यू यानी 5 प्रिंट होती हुई नजर आई. उसके बाद यहाँ से रिटर्न होगा क्योंकि ज़रूरी है कि रिटर्न करवाया जाए सो दैट कंपाइलर जो है वो इसको वापस लेके इस लाइन पे आएगा. कंपाइलर यहाँ पे आया, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइलर आगे जाएगा इस लाइन के बाद 5 प्रिंट करने के बाद ये जो 5 हमें नज़र आ रहा है. फिर हमने a की वैल्यू को चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने a की वैल्यू को इस वक्त जो हमने 5 दी थी हमने इसको चेंज करके अब यहाँ पे 33 कर दिया है इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो कि पहले 5 थी. तो नाउ वी नो कि हमने a की वैल्यू को 33 कर दिया और हम दोबारा से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं प्रिंट प्रिंट1 और a की वैल्यू दोबारा पास की. अब ये दोबारा से इसी फंक्शन पे जंप करेगा और अब जहाँ पहले x था जो 5 की वैल्यू स्टोर की थी जिसने, अब यहाँ पे वो अपने साथ वैल्यू लेकर आ रहा है विच विल बी 33. तो अब उसने दोबारा x की वैल्यू प्रिंट करवाई तो यानी अब हमारे पास 33 प्रिंट होगा. वापस यहाँ से रिटर्न जाके कंपाइलर दोबारा इस लाइन पे आएगा और इस लाइन पे आके प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे एंड होगा. नाउ इन दिस वे वी कैन सी कि जी किस तरह हमारे पास एक वैल्यू जो है वो कॉपी जब होती है पास बाय वैल्यू के थ्रू, कॉल बाय वैल्यू के थ्रू, उसमें हमारे पास दो मेमोरी एड्रेस बनते हैं और उसमें वैल्यू कॉपी होती है बेसिकली. यानी a कह रहे हैं यहाँ पे हम और यहाँ x कह रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग मेमोरी लोकेशन है जिसमें a की वैल्यू जो a में थी वो हमने x में कॉपी करवा दी. तो इन दिस वे वी सी कि जी किस तरीके से हम एक ही प्रोग्राम को या एक ही प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को किस तरीके से मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं. नाउ विल चेक विद द हेल्प ऑफ दिस कोड जो हमें यहाँ नजर आ रहा है. ये सेम कोड है जो हमने अभी डिस्कस किया है. सो नाउ वी विल ट्राई टू रन दिस कोड और हम उसका आउटपुट देखेंगे किस तरह हमारे पास आ रहा है. सो आफ्टर रनिंग दिस कोड वी कैन सी कि हमारे पास पहले इसने 5 वैल्यू प्रिंट की फिर 33. हालांकि ये a ही वैल्यू थी जो हमने अपडेट की और उसको पास करवाया हमारे फंक्शन के थ्रू.
तो दिस इज बेसिकली सम ऑफ एग्जांपल्स जहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन को हम किस तरीके से यूज करते हैं बाय हैविंग सम रिटर्न टाइप, या एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करवा सकते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग दिस एग्जांपल, हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेसिकली ये हमारे पास इनपुट ले रहा है फ्रॉम द यूजर, और उसके बाद जो है उसका स्क्वायर लेने के बाद उस नंबर का उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर टास्क दैट क्रिएट दिस कोड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फंक्शन जो भी हमने यहाँ पे बनाया है उसको आपने वर्ड्स की सूरत में एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली विद द नेक्स्ट एग्जांपल that you have try to explain this whole code. So next few examples that will be done as a task. और यहाँ पे भी जो हमने एग्जांपल देखी है, so basically there will be 4 different tasks that will be given to you as an assignment for the task that you have to complete. So after discussing these codes, now basically हमने जो अभी तक डिस्कशन की है that is about void functions, यानी ऐसे functions के जिनकी कोई रिटर्न टाइप ना हो। क्योंकि जब भी हम void लिखते हैं या फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन के नाम के साथ void ना भी लिखें, तो इट मीन्स के हमारे पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है उस फंक्शन की, यानी कोई आउटपुट उस फंक्शन से जनरेट होकर हमें नहीं मिल रहा। So basically void data type means कि function does not return anything, यानी function के अंदर से कोई भी चीज एज एन आउटपुट जो है वो हमें बाहर नहीं रिटर्न होके मिल रही है। So a void function does not have a return type। तो इसका मतलब ये है कि जो भी function void है, let's say for example ये function void है, जब मैं इसकी फंक्शन की डेफिनेशन देखूंगा तो वहां पे कोई वेरिएबल ऐसा नहीं होगा कि जो कि रिटर्न होके वापस जब आपने जहाँ पे भी कॉल की है आपको वो एज एन वेरिएबल कहीं सेव होके मिल रहा हो। सो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट जो भी हम करते हैं जिसमें कोई वैल्यू मौजूद ना हो, तो वहाँ पे जो फंक्शन का डेफिनेशन है उसमें रिटर्न लिखने का मकसद बेसिकली ये है कि वो वापस जहाँ पे कॉल हुई थी फंक्शन वहाँ वापस चला जाए, दैट्स इट। तो इसीलिए जो हमारे पास दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो हम ऑप्शनल एलिमेंट्स लिखते हैं यानी इनपुट पैरामीटर लिस्ट, ये भी एक चीज़ जो है वो हमने इस अभी तक लेक्चर में देखी है। तो whenever we made a call to void function, यानी ऐसे फंक्शन को कॉल किया जाता है मेन फंक्शन के अंदर जो कि आपके पास void फंक्शन है, लाइक दिस फंक्शन, कि जहाँ पे एक कोई भी रिटर्न वैल्यू जो है वो आपके फंक्शन को नहीं मिल रही होती। तो इस केस में बेसिकली इस फंक्शन की कॉल एक स्टैंड अलोन हम कहते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पे ही ट्रीट कर की जा रही होती। सो लेट्स से हमने यहाँ पे कोड डिस्कस किया था या एग्जांपल डिस्कस की थी ऑफ एडिंग टू डिफरेंट नंबर्स। हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए num1 एंड num2, और सम के अंदर हमने num1 और num2 का जो समेशन है उसको हमने सेव किया था। सो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, अगर मैं विदाउट पैरामीटर की बात करूं तो पहले तो सबसे पहले ये कि विदाउट यूजिंग द फंक्शन हम ये काम इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह यहाँ स्क्रीन में हमारे पास है कि हमने नंबर और num2 की दो वैल्यूज इनिशियलाइज की और सम को 0 इनिशियलाइज करके सम में num1 और num2 का समेशन जो है वो सेव करवा के उसको हमने प्रिंट करवा दिया स्क्रीन में। यही काम जब हम फंक्शन के थ्रू करते हैं तो बेसिकली हमने देखा था कि हमने फंक्शन सबसे पहले डिक्लेयर करवाना है, तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया सम, और उसके कोई भी इनपुट पैरामीटर जो है वो मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मतलब है यहाँ पे इनपुट पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी है, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन सम का जहां पे भी कॉल होगा तो कोई भी उसमें से वैल्यू रिटर्न होकर हमें नहीं मिल रही होगी आउटपुट साइड। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन के हमने अंदर ये सम का जो फंक्शन बनाया था इसको हमने कॉल किया। तो जैसे ही हमने यहाँ कॉल किया था हमने बात की थी कि मेन फंक्शन से जंप करके वो इसकी जो भी डेफिनेशन है आउटसाइड द मेन वो उस तरफ जंप कर जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन जहाँ पे हम लिखा कि दिस इज अ वॉइड फंक्शन, और फिर सम में हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी इनपुट वेरिएबल्स मौजूद नहीं है, और हमें इस फंक्शन के अंदर बेसिकली वो जो num1 और num2 की वैल्यूज इनिशियलाइज करनी थी और सम को 0 करके हमने ये सब कुछ जो प्रिंट करवाना था जो हमने विदाउट फंक्शन में भी देखा, ये तमाम का तमाम काम हमने इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में करवा दिया। अब क्योंकि जब ये फंक्शन एंड हो जाएगा तो ये कंपाइलर जो है वापस यहाँ पे आएगा और वापस आके इस कॉल पे रुकेगा जहाँ पे इसने फंक्शन को कॉल किया था, एंड देन दैट इट विल एंड द प्रोग्राम।
दिस वे विल सी कि हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन में हमें डिस्प्ले हो रहा होगा बाय यूजिंग दीज फंक्शंस विदाउट पैरामीटर। अगर मैं बात करूं विद पैरामीटर यानी वॉइड फंक्शंस हैं अब विद पैरामीटर, यानी पहले केस में हमने यहाँ पे पैरामीटर्स इनपुट के पास नहीं किए थे और फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वहां पे हमने ये सारा काम कर दिया था। अब हम क्या करते हैं कि हम ये काम सारा का सारा फंक्शन के अंदर कर देते हैं, यानी फंक्शन के इनपुट पास कर देते हैं यहाँ से। तो जब हमने पास यहाँ से की वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ डिक्लेरेशन दे दी फंक्शन की कि आपके पास दो इनपुट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, एक num1 और num2, और उसका एक कोई भी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आपके पास नहीं है। तो हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए ए और बी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी में दो वेरिएबल्स बन गए यहाँ पे ए एंड बी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी, और उसमें ए में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 5 और बी में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 10। तो उसके बाद जब हमने इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल किया इस लाइन में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि इस सम की कॉल आई है, तो अब ये सम की जो डेफिनेशन है वहां पे जंप कर जाएगा। जब ये जहां जंप किया तो इसने देखा कि यहाँ पे इसके पास दो अगेन मेमोरी लोकेशन मौजूद हैं, एक num1 एंड दूसरी num2। तो यहाँ पे इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर जो num1 एंड num2 है, वो जो वैल्यूज ए और बी की थी वो बेसिकली हमारे पास कॉपी हो जाएंगी। तो 5 विल बी कॉपीड हेयर एंड बी विल बी कॉपीड हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा और इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो सम आपने इनिशियलाइज किया 0 और फिर आपने कहा कि सम इज इक्वल टू num प्लस 1 num2, तो 5 प्लस 10 विल बी 15। और उसके बाद आपने ये तमाम जो स्क्रीन में हमने प्रिंट करवाया, ये लाइन प्रिंट करवाने के बाद हमने num1 लिखवाया और उसके बाद num1 की वैल्यू प्रिंट करवाई विच इज 5, और फिर हमने num2 की वैल्यू प्रिंट करवाई विच इज 10, और फिर हमने फाइनली सम की वैल्यू प्रिंट कराई विच इज 15। अब जब ये कॉल कंप्लीट होगी तो कंपाइलर जो है वो वापस यहाँ से जंप करके इसकी कॉल पे जंप कर जाएगा। इन दिस वे वी सी के हम एक ही फंक्शन विदाउट पैरामीटर भी बना सकते हैं, विद पैरामीटर भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप इन वेरिएबल्स को या तो मेन फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज कर रहे हैं या उस यूजर डिफाइन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली द समरी ऑफ द होल थिंग इज कि हम जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें फंक्शन की एक रिटर्न टाइप होती है जो भी हेडर लिखा जाता है बेसिकली उसका, इसकी एक रिटर्न टाइप होती है। अब वो रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है, फिर फंक्शन का नाम और फिर फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट या इनपुट पैरामीटर लिस्ट होती है, और फिर हम इस बॉडी के अंदर यानी इन ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमें लिखनी है उस फंक्शन की बॉडी के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न बेसिकली कि हमारे पास लेट्स से अगर कोई मल्टीप्लाई के नाम का फंक्शन है, उसको हमने कहा कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड दो इनपुट पैरामीटर्स की अगर जरूरत है, तो वहां पे हमने बेसिकली इस फंक्शन की ये डिक्लेरेशन दे दी है, और डिक्लेरेशन के बाद हमने मेन के अंदर इस पर्टिकुलर मल्टीप्लाई के फंक्शन को कॉल किया। हमने डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 6 और 7 है, ये हमने 6 और 7 डायरेक्टली वैल्यू पास की, तो यहाँ जो 6 और 7 है वो जाके एक मल्टीप्लायर में 6 चला जाएगा और मल्टीप्लिकेंड में यहाँ पे हमारे पास 7 है। लेकिन क्योंकि ये कॉल है तो इसका मतलब है कि कॉल के टाइम पे फंक्शन जो है वो यहाँ से जंप करेगा इस पॉइंट पे जहाँ डेफिनेशन है। तो आपने 6 को कह दिया x, यानी x इज 6 एंड y इज 7, एंड देन x एंड y विल बी मल्टीप्लाइड, और यहाँ से ये रिटर्न लेके जाएगा और रिटर्न लेके इसको प्रोडक्ट के वेरिएबल में इस तरीके से ये सेव कर देगा। उसके बाद हमने पास बाय वैल्यू या पासिंग पैरामीटर्स की बात की कि हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ फन के नाम का एक डिक्लेयर किया फंक्शन विद वॉइड रिटर्न टाइप, और यहाँ पे एक वेरिएबल num1 को जो है हमने पास करवाया। मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल रखा a इज इक्वल्स टू 5। तो जब हम फन a लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन की कॉल है, तो फंक्शन कॉल जब भी होगा तो ये जंप करता है अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो ये अपने साथ a की वैल्यू लाया है और a की वैल्यू हम यहाँ देखेंगे मेमोरी में हमने 5 के तौर पे सेव की। फिर यहाँ पे उसी 5 को हमने कह दिया कि एक और मेमोरी लोकेशन है x, वहाँ पे जो a की वैल्यू है 5 उसको ले जाके कॉपी कर दिया, और हमने कहा x इज इक्वल टू x प्लस 3, यानी 5 इज इक्वल यानी x इज इक्वल टू 5 प्लस 3, और जो 5 प्लस 3 है वो x में वापस सेव हुआ, और एंड दिस वे वी रिटर्न दिस वैल्यू। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब हम a प्रिंट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास a प्रिंट करने में 5 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ x को कहीं पे भी रिटर्न नहीं करवाया, इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे हमने वॉइड रखी। लेकिन जब हम यहाँ पे इधर इस फंक्शन के अंदर सी आउट x करवाएंगे तो वो फिर 8 जरूर प्रिंट करेगा हमारे पास।
फाइनली हमने ये देखा लास्ट में कि मिसाल के तौर पे हमने मल्टीप्लाई का जो फंक्शन बनाया था जिसमें हमने दो वेरिएबल्स पास किए थे, तो जो हमने पिछले कोड में यहाँ पे देखा है इन दिस कोड, सो जब भी हम फंक्शन की कॉल करते हैं, सो व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हम दोनों वेरिएबल्स पास करें 6 7। हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं कि 6 और 7 यानी दो कोई वेरिएबल ना इनिशियलाइज करें, कोई एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज करने के मैंने फंक्शन में मेन फंक्शन में a = 6 पहले दे दिया और 7 को एज इट इज पास करवा दिया, या अदर वे अराउंड यानी 6 b भी लिख सकता हूँ। या इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि a की वैल्यू जो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 6 ऑलरेडी लिख दी है इससे पहले मेन फंक्शन में, तो मैं ये चाहता हूँ कि वैल्यू 6 ना पास हो बल्कि 12 पास हो, तो आई कैन राइट इट 6 + 6, 7। तो अभी जो a की ये जो यहाँ पे पहले पैरामीटर की वैल्यू जाएगी वो a नहीं जाएगी बल्कि ये 12 जाएगी। इसी तरीके से हम मल्टीपल टाइम्स भी जो है वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम आपने जो मल्टीप्लाई का जो फंक्शन कॉल किया है, इस फंक्शन का जो पहला आर्ग्यूमेंट है विच वाज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट होगी कि आप पहले ए और बी की वैल्यू लेंगे, तो हम सपोज करते हैं कि ए की वैल्यू थी 6 और 7 और पहले उस पर मल्टीप्लाई का फंक्शन अप्लाई हो जाए, यानी उसके अंदर लेट्स से वी आर सेइंग कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 6 और 7 का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट जो है वो 42 जो आता है, तो 42 यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉमा 7। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू दोबारा या फंक्शन दोबारा जो वैल्यू रखेगा वो यहाँ पे 42 और कॉमा 7 के तौर पे, तो आप एक वैल्यू के अंदर भी फंक्शन को पास करवा सकते हैं तरीके से।